नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 राजस्थान बोर्ड में जो राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति में की जो बुक चलती है उसका चैप्टर नंबर 8। टोटल 11 चैप्टर हैं जिसमें 7 चैप्टर हमने पढ़ चुके हैं। ये 8वां चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और ये जो चैप्टर है ये मतलब यूँ कहें कि इसका जो मैटर है वो सेकंड ग्रेड के लिए उपयोगी है, इसलिए इस चैप्टर को मैं यहाँ पे करवा रही हूँ। सेकंड ग्रेड के जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो इसको ज़रूर एक बार देख लें, क्योंकि काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे राजस्थान के लोक नृत्य एवं लोक नाटक, जो कि राजस्थान संस्कृति कला एवं संस्कृति का टॉपिक है। और इससे पहले के जो 7 अध्याय हैं उनके लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहाँ जाकर के आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 8, राजस्थान के लोक नृत्य एवं लोक नाटक। देखिए, सबसे पहले तो लोक नृत्य की बात करते हैं। लोक नृत्य किसे कहा जाता है? तो सबसे पहले राजस्थान जो है यहाँ पर विभिन्न कलाओं के साथ साथ नृत्य जो है, डांस जो है वो भी काफ़ी अधिक विभिन्न प्रकार के होते हैं, इसलिए इसको रंग स्थली भी कहा जाता है। इसलिए ही इसको रंगीला राजस्थान भी कहते हैं। सरल हृदय ग्रामीणों द्वारा आनंद व उत्साहपूर्वक लय के साथ अंगों के संचालन को देसी नृत्य कहते हैं। इन्हें लोक नृत्य भी कहते हैं। देखिए, जो गांव के लोग होते हैं या हमारे जो आसपास की जो संस्कृति के जो लोग होते हैं, हमारे आसपास के जो लोग होते हैं, उनके द्वारा जब किसी अवसर पर वो बहुत खुश होते हैं, उत्साहपूर्वक होते हैं, तो जो भी वो गीत गाते हैं उन गीतों के साथ साथ अपने भावों को, अपने शरीर के अंगों को संचालित करके उनको नृत्य के रूप में दर्शाते हैं। उसी को ही लोक नृत्य के नाम से जाना जाता है। लोक नृत्य में शास्त्रीय नृत्य की तरह ताल लय आदि की शक्ति का पालन नहीं होता है। सामान्य जन द्वारा रचे गए लोक नृत्यों में मानव जीवन का सहज चित्रण होता है। लोकोत्सव, पर्व, तीज, त्योहार, मेले व लोकानुष्ठान आदि अवसरों पर रंग बिरंगी वेशभूषा तथा स्थान विशेष की परंपराओं के अनुसार लोक नृत्य की परंपरा सदियों से चली आ रही है। ऐसा नहीं है कि जब ये लोग डांस करते हैं तो शास्त्रीय संगीत की तरह बिल्कुल जिस तरीके की लय आ रही है उसी की तरीके से ताल होनी चाहिए, ऐसा कोई नियम यहाँ पे नहीं है। सख्ती से नियम नहीं है, यूँ तो चलता है। कुछ लोगों के जीवन, जब ये डांस वगैरह होता है, ये किसी मानव जीवन का सहज चित्रण होता है। विभिन्न पर्वों और त्योहारों पर, अलग अलग त्योहारों पर अलग अलग प्रकार की वेशभूषा, रंग बिरंगे कपड़े पहन करके उन परंपराओं के अनुसार लोक नृत्य चलते आ रहे हैं सदियों से। लोक नृत्य पर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक बंधन इत्यादि का प्रभाव रहता है। सुप्रसिद्ध कला मर्मज्ञ एवं उदयपुर के लोक कला मंडल के संस्थापक देवीलाल सामर ने राजस्थान के लोक नृत्यों को उनके प्रचलन वाले क्षेत्रों में भौगोलिक विशिष्टता के आधार पर 3 भागों में बांटा है। देखिए, जो सबसे राजस्थान के जो लोक कला मंडल है, प्रसिद्ध जो लोक कला मंडल है उदयपुर का, उसके संस्थापक हैं देवीलाल सामर। उन्होंने इन लोक नृत्यों को विभिन्न भौगोलिक विशिष्टताओं, क्षेत्रों की विभिन्न भौगोलिक विशिष्टताओं के आधार पर 3 भागों में बांटा। एक तो पहाड़ी क्षेत्र के नृत्य, राजस्थानी और पूर्वी मैदान के नृत्य, मतलब अलग अलग क्षेत्र के आधार पर 3 भागों में उन्होंने बांटा है। कुछ लोक नृत्य राजस्थान के क्षेत्र विशेष की पहचान बन गए हैं। इनका जो वर्णन है वो नीचे दिया गया है। देखिए, मतलब कुछ जो नृत्य होती हैं वो किसी क्षेत्र विशेष में ही किए जाते हैं, उसके अलावा कहीं नहीं किए जाते, तो इसलिए वो अपनी विशेष पहचान लेकर के रहते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करें गैर नृत्य। गैर नृत्य मेवाड़ और मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। देखिए, मैं यहाँ पे रहती हूँ तो यहाँ पे भी काफ़ी गैर नृत्य देखने को मिलता है। और होली के आसपास, हाँ बिल्कुल सही बात है, होली के आसपास ये जो नृत्य है ये किया जाता है। हाथ में देखिए, इसमें होली के अवसर पर पुरुष लकड़ी की छड़ियाँ लेकर के गोल घेरे में नृत्य करते हैं। बहुत सारे इसमें ये जो नृत्य होता है इसके अंदर पुरुषों द्वारा किया जाता है गैर नृत्य। और क्या होता है कि सभी के हाथ में छड़ियाँ होती हैं और यहाँ पर तो मूसल जो होता है वो लेकर के भी नृत्य किया जाता है। और सारे गोल गोल घेरा बना करके उसमें ढोल बजते रहते हैं और वो लोग डांस करते रहते हैं और काफ़ी जनता जो है, काफ़ी भीड़ जो है उस नृत्य को देखने के लिए एकत्रित होती है। गोल घेरे में नृत्य करने के कारण ही इसे इसे गेर नृत्य कहते हैं। घेरे में नृत्य करते हैं इसलिए इसको क्या कहते हैं? गेर नृत्य कहते हैं। और जो व्यक्ति नृत्य करते हैं, जो पुरुष नृत्य करते हैं, उसको गेरिए कहते हैं।
मेवाड़ और बाड़मेर के गैर नृत्य की मूल रचना समान है। मेवाड़ और बाड़मेर दोनों जगह पर गैर नृत्य किया जाता है और मूल रूप से वो दोनों ही समान होते हैं। जो बाड़मेर और मेवाड़ की जो गैर नृत्य है वो मूल रूप से तो समान होते हैं, किंतु इसमें अंतर क्या होता है, इनकी चाल और मंडल बनाने में अंतर, मंडल बनाने की जो क्रिया होती है उसके अंदर अंतर होता है। ठीक है। और जब ये नृत्य किया जाता है तो उस समय जो प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं उनमें होता है ढोल बांकिया और थाली। ढोल बांकिया और थाली बजाते हैं। ये तो था गैर नृत्य मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र का। दोनों ही क्षेत्रों में गैर नृत्य किया जाता है। और जब मूसल हाथ में लेकर के जब गैर नृत्य होता है तो उसको मूसल गैर कहते हैं। तो काफ़ी इधर तो मूसल गैर भी होती है। नेक्स्ट चलते हैं गीदड़ नृत्य। गीदड़ नृत्य जो है वो शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। जैसे गैर नृत्य जो है मेवाड़ क्षेत्र का है, वैसे ही गीदड़ नृत्य कहाँ का है, शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। और ये भी होली के दिनों में ही 1 सप्ताह तक चलता है। नंगाड़े की चोट पर पुरुष अपने दोनों हाथों में डंडे को परस्पर टकरा कर नृत्य करते हैं। दोनों हाथों में डंडे होते हैं और उनको टकरा करके ये नृत्य किया जाता है, गीदड़ नृत्य। यह विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है। इस नृत्य में प्रयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्र ढोल, डफ और चंग। देखिए होली के अवसर पर ढोल, डफ और चंग ही ज़्यादा बजाए जाते हैं, तो इस नृत्य में, गीदड़ नृत्य में इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। और ये जो नृत्य है ये पुरुषों द्वारा किया जाता है और दोनों हाथों में डंडे लेकर के पुरुष इसमें नृत्य करते हैं। इसमें होली से संबंधित गीत गाए जाते हैं। कुछ पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर इसमें भाग लेते हैं, जिन्हें गणगौर कहा जाता है। देखिए जब पुरुषों द्वारा स्त्रियों के कपड़े पहन करके इस नृत्य में भाग लिया जाता है तो उसे गणगौर कहते हैं। और अलग अलग प्रकार के स्वांग किए जाते हैं। मतलब स्वांग मतलब नाटक, छोटे छोटे नाटक होते हैं उनको स्वांग बोलते हैं। तो इस गीदड़ नृत्य में स्वांग किए जाते हैं, जिसमें साधु का वेश बना करके शिकारी का या सेठ सेठानी का या दुल्हा दुल्हन का या सरदार पठान का या फिर पादरी या फिर बाजीगर, इनके जो है रोल निभाए जाते हैं, यानी इनके नाटक किए जाते हैं छोटे छोटे से, तो उनको स्वांग कहते हैं। स्वांग कहते हैं। और अगर स्थानीय भाषा में देखें तो सांग कहते हैं कि सांग हो रहा है। इसके बाद आता है कच्छी घोड़ी नृत्य। गीदड़ नृत्य के बाद कच्छी घोड़ी नृत्य। कच्छी घोड़ी नृत्य भी शेखावाटी तथा कुचामन, परबतसर, डिडवाना यानी कि नागौर, ये तीनों जगह कहाँ है, परबतसर, डिडवाना और कुचामन नागौर में है। तो नागौर और शेखावाटी, शेखावाटी क्षेत्र में आते हैं सीकर, चूरू, झुंझुनू आदि क्षेत्रों के प्रमुख व्यावसायिक लोक नृत्य हैं। ये विवाह के अवसर पर किए जाते हैं। कच्छी घोड़ी नृत्य, इस नृत्य में ढोल और थाली बजती है। नृत्यक वीरोचित वेशभूषा धारण करके तलवार हाथ में लेकर काठ व लकड़ी से बनी घोड़ी पर सवार होकर के नृत्य करता है। यानी कि एक वीर योद्धा के रूप में पोशाक धारण करता है, हाथ में तलवार लेता है और काठ की जो घोड़ी होती है, काठ और कपड़े से बनी घोड़ी, उसके ऊपर सवार होकर के डांस करता है, उसको कहते हैं कच्छी घोड़ी नृत्य। और ये शेखावाटी और नागौर दोनों क्षेत्रों का व्यावसायिक लोक नृत्य। इसके बाद आता है चंग। यह शेखावाटी क्षेत्र में होली के दिनों में पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य। ये भी होली पर ही किया जाता है और शेखावाटी क्षेत्र में ही किया जाता है, जैसे कि गीदड़ नृत्य होता है उसके साथ साथ ही। और ये जो है चंग जो है ये भी पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। इस नृत्य में प्रत्येक पुरुष चंग बजाते हुए वृत्ताकार नृत्य करते हैं। यानी कि इसमें जो गीदड़, इसमें और गीदड़ नृत्य में क्या अंतर है, तो गीदड़ में तो क्या होता था, दोनों हाथों में लकड़ियां लेकर के उन लकड़ियों को आपस में बजा करके नृत्य करते थे, वो तो गीदड़ नृत्य हुआ। और इसमें हाथ में चंग बजाते हुए जो गोल घेरा बना करके नृत्य करते हैं वो चंग नृत्य है, क्योंकि इसमें चंग ज़्यादा बजाया जाता है। फिर घेरे के मध्य में एकत्रित होकर के धमाल व होली के गीत गाते हैं। इसके बाद आता है डांडिया नृत्य। यह मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है जो होली के बाद किया जाता है। होली के बाद, और ये लगभग जो नवरात्रा वगैरह होता है उसमें ज़्यादा किया जाता है। तो 20-25 पुरुषों की एक टोली दोनों हाथों में डांडिया लेकर वृत्ताकार नृत्य करती है। मैदान में चौक के बीच में शहनाई और नगाड़े वाले तथा गवैये बैठते हैं। पुरुष लोक ख्याल और होली गीत लय में गाते हैं। इन गीतों में प्राय बड़ली के भैरूजी का गुणगान होता है। अच्छा, यहाँ पर ये डांडिया नृत्य है, वैसे तो ये अलग है शायद, क्योंकि
यहाँ पर जो डांडिया नृत्य होता है वो मोस्टली नवरात्रा के समय में किया जाता है और महिलाओं के द्वारा किया जाता है और पुरुष भी उसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो डांडिया नृत्य, मारवाड़ का जो प्रसिद्ध डांडिया नृत्य बताया जा रहा है, यहाँ इसमें जो लिखा हुआ है उसके अनुसार अगर देखें तो ये जो डांडिया नृत्य है ये केवल 20-25 पुरुषों की एक टोली के द्वारा किया जाता है। मतलब केवल इसमें पुरुष ही भाग लेते हैं इसके हिसाब से। और पुरुष लोक ख्याल और होली के गीत लय में गाते हैं। इन गीतों में प्राय बड़ली के भैरू जी का गुणगान होता है। राजा, बजिया, साधु, शिवजी, रामचंद्र, कृष्ण, रानी, सिंधिन, सीता आदि विभिन्न प्रकार की वेशभूषाएं पहनी जाती हैं और राजा का वेश मारवाड़ के प्राचीन नरेशों से मिलता जुलता होता है। इस तरीके से यानी कि अलग अलग राजाओं की, साधु वगैरह इन सब की वेशभूषा पहन करके ये नृत्य किया जाता है। तो ये डांडिया नृत्य है। और हम जो डांडिया की बात कर रही थी मैं अभी, जो नवरात्रा की, वो डांडिया अलग है, वो गुजरात से मिलता जुलता है। तो गुजरात के आसपास वाले क्षेत्रों में वो ज़्यादा किया जाता है। हालांकि आजकल तो पूरे राजस्थान में प्रचलन में आ गया है, लेकिन पहले जो है जिसको जो है उसमें गरबा, जो गरबा होता है गुजरात में, उससे रिलेटेड वो डांडिया नृत्य भी यहाँ पे किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य जो है वो जसनाती संप्रदाय के प्रसिद्ध अग्नि नृत्य का उद्गम बीकानेर जिले के कतेसर गांव में हुआ। यानी कि जो अग्नि नृत्य होता है वो जसनाती संप्रदाय के ही अनुयायी करते हैं। जसनाती संप्रदाय के अनुयायी, जसनाती संप्रदाय बीकानेर से संबंधित है और इस नृत्य का जो उद्गम हुआ था वो बीकानेर जिले के कतरियासर गांव में हुआ था। इसके जो नर्तक होते हैं वो जसनाती संप्रदाय के ही अनुयायी होते हैं और जाट सिद्ध कबीले के लोग होते हैं। मोस्टली जाट सिद्ध कबीले के लोग होते हैं। इस नृत्य में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। देखिए अभी तक हमने जो नृत्य पढ़े हैं लगभग सभी में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। ठीक है, अब आगे जो पढ़ेंगे उसमें देखिए स्त्रियों के नृत्य भी आएंगे। अंगारों के ढेर को धूणा कहते हैं। अंगारों, हाँ बिल्कुल, जब बहुत सारे आग एक साथ जला ली जाती तो उसको क्या कहते हैं? धूणा कहते हैं। नृत्यक गुरु के सामने नाचते हुए फतेह फतेह कहते हुए धूणे में प्रवेश करते हैं। नृत्यक अंगारों से मतीरा फोड़ना, हल जोड़ना आदि क्रियाएं सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं। आग के साथ राग और फाग का ऐसा अनूठा संगम अन्यत्र दुर्लभ है। तो देखिए अग्नि नृत्य में जो है, जो नृत्यक है वो सबसे पहली चीज़ तो वो दशनाथी संप्रदाय के होते हैं और जो उनके अनुयायी जो नृत्य करते हैं वो उस संप्रदाय के जाट सिद्ध कबीले के लोग होते हैं। और काफ़ी सारे आग के अंगारे इकट्ठे करके वहाँ पे आग जलाई हुई होती है जिसको धूणा कहते हैं। और उस धूणे के पास ही वो डांस करते हैं, नृत्य करते हैं और नृत्य करते करते वो फतेह फतेह पुकारते हुए, फतेह फतेह कहते हुए धूणे में घुस जाते हैं और फिर उन अंगारों से मतीरा फोड़ना और हल जोतना आदि क्रियाएं सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं। आग के साथ राग और फाग का ऐसा अनूठा संगम कहीं दूसरी जगह देखने को नहीं मिलेगा। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा किस किस ने ये नृत्य देखा है, अग्नि नृत्य। मेरे तो इसको पढ़ने के बाद मेरा तो काफ़ी मन हो रहा है कि मैं भी इस नृत्य को देखूं कि किस प्रकार से वो क्या करते हैं। बाकी मैंने कभी देखा नहीं है, तो अगर कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर देखेंगे। आप में से जिस किसी ने देखा हो तो वो कमेंट करके इसका विवरण ज़रूर बताइएगा और अच्छी तरह से, ताकि हमें भी पता चले कि नृत्य किस प्रकार से किया जाता है और कैसा होता है, देखने में कैसा लगता है। उसके बाद बात करते हैं हम घुड़ला नृत्य की। तो घुड़ला जोधपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। देखिए महिलाओं द्वारा केवल अभी पहला एक ये नृत्य आया है घुड़ला। इस नृत्य में स्त्रियां सिर पर एक विशेष छिद्रित मटके में जलता दीपक रखकर नृत्य करती है। इस मटके को ही घुड़ला कहा जाता है। इसके पीछे भी एक कहानी है जिसको कभी डिस्कस करेंगे। जो लड़कियां होती हैं ये एक मटका लेती हैं जिसके अंदर छेद किए हुए होते हैं और उस छिद्र किए हुए मटके के अंदर दीपक रख करके उसको सिर पे रख करके नृत्य करती हुई जाती हैं। और फिर उस जो मटका होता है उसी को ही घुड़ला कहते हैं और फिर उसको नदी में प्रवाहित कर देती हैं। तो कुछ इस प्रकार से नृत्य किया जाता है। ये जोधपुर का प्रसिद्ध नृत्य है और ये केवल महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद आता है ढोल नृत्य। ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह विवाह के अवसर पर माली, ढोली, सरगड़ा और भील जाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। ढोल नृत्य यह व्यावसायिक नृत्यकों की को पहचान इन व्यावसायिक नृत्यकों की पहचान राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने दिलाई थी।
इनमें एक साथ 4 या 5 ढोल बजाए जाते हैं। ढोल का मुखिया इसे थाकना शैली में बजाना शुरू करता है। थाकना समाप्त होते ही कुछ पुरुष अपने मुंह में तलवार लेकर, कुछ हाथों में डंडे लेकर, कुछ भुजाओं में रुमाल लटकाकर और अन्य लयबद्ध नृत्य करना प्रारंभ कर देते हैं। देखिए ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है और विवाह के अवसर पर ये नृत्य किया जाता है। और कौन कौन सी जातियों द्वारा किया जाता है, तो माली, ढोली और सरगड़ा। माली, ढोली, सरगड़ा और भील ये भी पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ये केवल एक नृत्य आया है घुड़ला अभी तक महिलाओं का, और 4-5 ढोल एक साथ बजाए जाते हैं। और फिर पहला जो ढोल का जो मुखिया होता है वो थकाना शैली में ढोल बजाना शुरू करता है, और जैसे ही वो खत्म करता है तो ये लोग जो ये डांस करने वाले लोग होते हैं वो मुंह में तलवार, हाथों में डंडे और भुजाओं पर रुमाल लपेट करके लयबद्ध नृत्य प्रारंभ कर देते हैं। और इस नृत्य की जो पहचान है वो मुख्यमंत्री जनारायण व्यास द्वारा दिलाई गई। इसके बाद बात करते हैं बम नृत्य। तो बम नृत्य भरतपुर व अलवर क्षेत्र में प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नृत्य पुरुषों द्वारा फागुन की मस्ती व नई फसल आने की खुशी में किया जाता है। इसमें एक बड़े नगाड़े जिसे बम कहते हैं को खड़े होकर के दोनों हाथों में 2 मोटे डंडे लेकर बजाया जाता है, और नगाड़े के साथ थाली, चिमटा, ढोलक आदि वाद्य यंत्र भी प्रयुक्त होते हैं। तो बम नृत्य कहाँ का है, भरतपुर व अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है, जो कि फाल्गुन के मास में ही जो है वो किया जाता है। उसके बाद आता है घूमर। ये राजस्थान का जो है प्रसिद्ध नृत्य है राजस्थानी, तो राज्य नृत्य भी इसको श्रेणी में रखा गया है। तो राज्य नृत्य के रूप में प्रसिद्ध घूमर मांगलिक अवसरों, पर्वों आदि पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। किसी भी मांगलिक अवसर पर इस नृत्य को किया जाता है। ये काफ़ी लोकप्रिय नृत्य है। लहंगे के घेर को जो वृत्ताकार रूप में फैलता है घुम कहते हैं, और जिसमें ढोल, नगाड़ा, शहनाई आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। इस नृत्य में बार बार घूमने के साथ हाथों का लचकदार संचालन प्रभावित करने वाला होता है। घूमर जो नृत्य है ये घूम घूम कर किया जाता है, गोल गोल घूम कर, और ये स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और ये घूमर जो है राजस्थान का राज्य नृत्य भी है। ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर है। और विभिन्न मांगलिक अवसरों पर यह नृत्य महिलाओं द्वारा घूम घूम के किया जाता है। और कौन कौन से वाद्य यंत्र बजते हैं, ढोल, नगाड़े और शहनाई। ढोल नगाड़ा बजे से ढोल नगाड़ा बजे सहनैया, तो ये तीनों चीज़ इसके अंदर घूमर में बजती है। उसके बाद आता है गरबा। देखिए गुजरात और राजस्थान की संस्कृति का समन्वय गरबा में दिखाई देता है। डूंगरपुर व बांसवाड़ा में इस नृत्य का अधिक प्रचलन है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, गुजरात के टच जो जगह है वहाँ पर इस नृत्य का प्रचलन ज़्यादा होगा, क्योंकि गुजराती प्रभाव है यहाँ पे, गुजराती संस्कृति का। यह नवरात्रा में दुर्गा के आराधना में किया जाता है। देखिए जिस समय मैं डांडिया की बात कर रही थी, वो डांडिया मैं उस गरबा को ही डांडिया समझ बैठी थी शायद। तो यहाँ पे गरबा 3 रूपों में किया जाता है। पहला रूप शक्ति की आराधना का, जिसमें स्त्रियां मिट्टी के छिद्रित घड़े में दीपक प्रज्वलित करके उसे सिर पर रख करके गोल गोल घूमती हुई नृत्य करती हैं। गरबा का दूसरा रूप रास नृत्य में है, जो कि राधा, कृष्ण और गोपियों के परिणय चित्रण प्रस्तुत करता है। तीसरा रूप लोक जीवन के सौंदर्य को प्रकट करने वाला प्रसंगों यथा पणिहारी, नववधु की भावुकता, गृह कार्य में लीन स्त्रियों के चित्रण होता है। 3 रूप बताए हैं गरबा के। एक तो घुड़ला के रूप में, घड़े को दीपक प्रज्वलित करके मिट्टी के छिद्रित घड़े में। दूसरा बताया है रास युक्त, यानी कि रास जो कृष्ण जी की और गोपियों की जो रास लीलाएं हैं उनके माध्यम से उनको चित्रण करते हुए। और तीसरा है लोक जीवन के सौंदर्य को प्रकट करने वाले प्रसंग, जैसे कि पणिहारी, नववधु की भावुकता, गृह कार्य में लीन स्त्रियों का चित्रण। इसके बाद बात आती है वालर नृत्य की। वालर नृत्य स्त्री और पुरुषों दोनों द्वारा किया जाता है, और ये सिरोही क्षेत्र के गरासियों का प्रसिद्ध नृत्य है। कौन सी जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है, गरासिया जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है। कौन से क्षेत्र का, सिरोही क्षेत्र का। और महिला और पुरुष दोनों के द्वारा ये किया जाता है। इस धीमी गति के नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। यह नृत्य अर्धवर्त में किया जाता है,
दो अर्धवृत्तों में पुरुष बाहर और महिलाएं अंदर रहती हैं। यानी कि पहले महिलाएं इस तरीके से अंदर घेरा बनाती हैं और फिर उसके बाहर पुरुष जो है इस तरीके से घेरा बना करके इसमें डांस किया जाता है। नृत्य का प्रारंभ एक पुरुष हाथ में छाता व तलवार लेकर करता है। तो यहाँ पर देखिए बाल नृत्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता और इस नृत्य में महिला और पुरुष दोनों ही भाग लेते हैं। कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है ये सिरोही क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और इसमें जो महिला और पुरुष हैं वो अर्धव्रत बना करके डांस करते हैं, जिसमें महिलाएं अंदर की तरफ रहती हैं और पुरुष बाहर की तरफ रहती है। और शुरुआत में एक व्यक्ति आता है, पुरुष आता है और वो हाथ में छाता या फिर तलवार लेकर के इस व्रत की शुरुआत करता है। इसके बाद आता है भवाई नृत्य। राजस्थान के व्यावसायिक नृत्यों में भवाई अपनी नृत्य अदायगी, शारीरिक क्रियाओं के अद्भुत चमत्कार और लयकारी की विविधता के लिए अत्यंत प्रचलित है, अत्यंत लोकप्रिय है। तेज लय में विभिन्न रंगों की पगड़ियों से हवा में कमल का फूल बनाना, 7-8 मटके सिर पर रख करके नृत्य करना, जमीन पर रखे रुमाल को मुंह से उठाना, गिलासों व थाली के किनारों तथा तेज तलवार व कांच के टुकड़ों पर नृत्य करना इसकी विशेषता है भवाई नृत्य की। उदयपुर क्षेत्र में संकरिया, सूरदास, बोटी, ढोकरी, बीकाजी और ढोला मारू नाच के रूप में प्रसिद्ध है। रूप सिंह शेखावत, दयाराम और तायरा शर्मा इसके प्रमुख कलाकार हैं। यहाँ पर भी ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये 3 नाम जो दे रखे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रूप सिंह शेखावत, दयाराम और तारा शर्मा किस नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। तो ये तीनों ही भवाई नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। और उदयपुर क्षेत्र में जो प्रसिद्ध हैं वो है संकरिया, सूरदास, बोटी, डोकरी, बीकाजी और ढोला मारू। ये सभी चीज़ें प्रसिद्ध हैं। इसके बाद बात आती है 13 ताली नृत्य की। तो 13 ताली नृत्य सबसे पहली बात है कामड़ जाति के लोगों द्वारा किया जाता है और कामड़ जाति के लोग जो है वो 13 ताली नृत्य करके बाबा रामदेव जी का यशोगान करते हैं। यानी कि रामदेव जी का यशोगान कौन से नृत्य द्वारा किया जाता है, तो 13 ताली नृत्य द्वारा किया जाता है। और कौन सी जाति के लोग करते हैं, तो कामड़ जाति की स्त्रियां 13 ताली का प्रदर्शन करती हैं। 13 ताली नृत्य का प्रदर्शन कामड़ जाति की स्त्रियां करती हैं। कामड़ स्त्रियां मेले व उत्सवों में 13 ताली का प्रदर्शन करती हैं। पुरुष साथ में मंजीरा, तानपुरा, चौतारा बजाते हैं। यह 13 मंजीरों की सहायता से किया जाता है। ये जो नृत्य है ये 13 मंजीरों की सहायता से किया जाता है। 9 मंजीरे तो दाएं पैर में और 2 हाथों के दोनों ओर ऊपर कोहनी पर तथा एक दोनों हाथों में रहते हैं। हाथ वाले मंजीरे अन्य मंजीरों से टकराकर मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। और 13 ताली नृत्य के प्रमुख नृत्यकार हैं वो हैं मांगी बाई और लक्ष्मण दास। 13 ताली के प्रमुख नृत्यकार हैं। क्या क्या चीज़ यहाँ पे देखने को मिली 13 ताली नृत्य में? सबसे पहले तो ये कांवड़ जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। दूसरा, इस नृत्य के माध्यम से बाबा रामदेव जी का यशोगान किया जाता है। और इस में जो 13 ताली नृत्य इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है, तो मंजीरा, तानपुरा और चौतारा। 13 मंजीरों को एक साथ लेकर के जब ये नृत्य किया जाता है, जिसमें से 9 मंजीरे तो दाएं पैर में बांधे जाते हैं। सीधे वाले पैर में 9 मंजीरे बांधे जाते हैं। 2 हाथों के दोनों ओर ऊपर कोहनी पर और एक हाथों में रखे जाते हैं। हाथ वाले मंजीरे बाकी जो मंजीरे होते हैं उनसे टकरा करके ध्वनि उत्पन्न करते हैं और 13 ताली नृत्य किया जाता है। और इसमें जो प्रमुख नृत्यकार हैं इस नृत्य के वो है मांगी बाई और लक्ष्मण दास। 13 ताली नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। और साथ ही साथ जो कालबेलिया नृत्य है 2010 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत सूची में इसको शामिल किया गया था 2010 में कालबेलिया नृत्य को। और इस नृत्य के प्रमुख नृत्यांगना है गुलाबो, जिसने इस नृत्य की देश विदेश में पहचान करवाई है। तो कालबेलिया नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना कौन है, वो है गुलाबो। अन्य नृत्यों में नेजा, रमणी, युद्ध नृत्य, हाथी मना, घूमरा आदि भीलों के नृत्य हैं। उसके बाद घूमर, गौर, जवारा, मोरिया, लूर, कूद, मंडल आदि नृत्य गरासियों के द्वारा किए जाते हैं। इंडोणी, पणिहारी, बागड़िया, संकरिया, चकरी आदि कालबेलियों के नृत्य हैं। चरी, घूमर आदि गुज्जर तथा मछली नृत्य बंजारों द्वारा किए जाते हैं।
चक्री, धाकड़ कंजरों के और शिकार नृत्य सहारिया जनजाति के लोक नृत्य हैं। मावलिया कथोड़ी जनजाति का नृत्य है। अलग अलग जनजाति के अलग अलग नृत्य यहाँ पे बताए गए हैं, जिसमें भीलों के नृत्य कौन कौन से बताए गए हैं? नेजा, रमणी, युद्ध नृत्य, हाथीमना और घुमरा, ये तो भीलों के हैं। और गरासियों के घूमर, गोर, जवारा, मोरिया, लूर, कूद और मादल। घूमर, गोर, जवारा, मोरिया, लूर, कूद, मादल, ये गरासियों के नृत्य हैं। इंडोणी, पणिहारी, बागड़िया, संकरिया, चक्री, ये कालबेलियों के नृत्य हैं। चरी और झूमर, ये गुज्जर जाति के लोगों के नृत्य हैं। और मछली नृत्य जो है वो बंजारों का है। और सहरिया जनजाति के नृत्य की बात करें तो चक्री, धाकड़ कंजरों के और शिकार नृत्य सहरिया जनजाति के। और मावलिया कथोड़ी जनजाति का नृत्य, मावलिया कथोड़ी जनजाति का नृत्य है। तो ये थे प्रमुख नृत्य। अब बात करते हैं लोक नाट्य की, कि जो आम आदमी द्वारा जो नाटक किए जाते हैं उनको लोक नाट्य कहते हैं। वो कौन कौन से हैं देखिए। लोक नाट्य की परंपरा बहुत पुरानी है। लोक नाट्य की कथाएं, संवाद, गीत लोकमानस में प्रचलित और उनकी रुचि के अनुरूप होते हैं। ये जन सामान्य के मनोरंजन के लिए उन्हीं के द्वारा मंचित किए जाते हैं। वर्तमान में ऐतिहासिक, पौराणिक व लोक कथाओं के साथ साथ राजनीतिक, शासन व्यवस्था व अद्यतन घटनाक्रम को भी इसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। राजस्थान के लोक नाट्य बहुरूपी व बहुरंगी होते हैं। राजस्थान में जो लोक नाटक किए जाते हैं लोगों के द्वारा, खुद के द्वारा जो है उनका मंचन किया जाता है, वो बहुत अधिक अलग अलग रूपों में और बहुत अलग अलग रंगों, यानी कि रंग बिरंगे, बहुरूपी और बहुरंगी होते हैं। अरावली के पर्वतीय क्षेत्रों में भील, मीणा और बंजारे, ग्रासिया, सहरिया के रंगमयी संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। अरावली क्षेत्र में कौन कौन सी जनजाति द्वारा? भील, मीणे, बंजारे, सहरिया और गरासिया, इन सब की रंगमयी संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। इनका प्राकृतिक परिवेश तथा देवी देवताओं में आस्था, जीवंत नृत्यों, नाटकों और रंगीन परिधान में डूबी संस्कृति का कारण है। राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्र में कठिन परिश्रम करने वाले लोगों का मनोरंजन का कार्य सरगड़ा, नट, मिरासी, भाट, भांड नामक पेशेवर जातियों के लोग करते हैं। इनके वार्तालाप व्यंग, विनोद प्रधान होते हैं। देखिए, मरुस्थल क्षेत्र की बात करें तो उनका मनोरंजन के लिए कौन कौन सी जातियां नृत्य करती हैं? सरगड़ा, नट, मिरासी, भाट, भांड आदि पेशेवर जातियों के द्वारा व्यंग, विनोद प्रधान जो है वो नाट्य होते हैं। अलवर, भरतपुर क्षेत्र के लोक नाट्यों में राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की लोक संस्कृति का मिला जुला रूप दिखाई देता है। क्योंकि राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जो है ये सभी के सभी आपस में मिले हुए हैं, तो इनका जो प्रभाव है, संस्कृति का जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। धौलपुर, सवाई माधोपुर आदि क्षेत्रों के लोक नाट्यों पर व्रज भूमि की संस्कृति का प्रभाव सब स्पष्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे व्रज यहाँ बिल्कुल नज़दीक पड़ता है। राजस्थान में लोक नाट्यों में निम्नांकित रूप प्रचलित हैं। कौन कौन से लोक नाट्य जो है प्रचलित है उसमें देखिए। सबसे पहले तो ख्याल जो 18वीं सदी में की शुरुआत से ही राजस्थान में लोक नाट्यों में शामिल था ये। इन ख्यालों की विषय वस्तु पौराणिक या वीराख्यान यानी कि वीरों के बखान से संबंधित होती है, या तो पौराणिक होती है इन ख्यालों के विषय वस्तु, या फिर वीरों का बखान करती हुई होती है, जिसमें ऐतिहासिक तत्व भी होते हैं। भौगोलिक अंतर के कारण इन ख्यालों ने विभिन्न रूप ग्रहण कर लिए हैं। इनमें भाषागत के स्थान पर शैलीगत विभिन्नता पाई जाती है। इन ख्यालों में से कुछ की विशेषताएं निम्न प्रकार से। तो यहाँ पे बताया है कि 18वीं शताब्दी की शुरुआत से ही जो है ख्याल जो है वो लोक नाटकों में शामिल हो लिए थे, और अलग अलग भौतिक संरचना या भौतिक अवस्था के कारण ख्याल जो है वो भी अलग अलग हो गए हैं, इनके भी अंदर भी अंतर है। कुछ ख्याल निम्न प्रकार के हैं। इसमें कुचामनी ख्याल का प्रवर्तन प्रसिद्ध लोक नाटककार लच्छी राम ने किया। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तन किसने किया? लच्छी राम ने किया।
ख्याल परंपरा में उन्होंने अपनी शैली का समावेश किया। लच्छीराम द्वारा रचित ख्यालों में से चांदगिरी, राव रिडमल तथा मीरा मंगल प्रमुख हैं। जो लच्छीराम जो प्रसिद्ध जो ख्याल नाट्यकार हैं, उन्होंने जो ख्याल लिखे उसमें से चांद नीलगिरी, राव रिडमल और मीरा मंगल ये प्रमुख हैं। उगम राज भी कुचामनी ख्याल के प्रमुख खिलाड़ी हैं। उगम राज, इस शैली की विशेषता क्या क्या है देखिए। कुचामनी ख्याल की, इसका रूप ओपेरा जैसा है, इसमें लोकगीतों का प्रावधान है, इसका प्रचलन खुले मंच पर किया जाता है, इसका प्रदर्शन जो है वो खुले मंच पर किया जाता है। इनमें स्त्री चरित्रों का अभिनय पुरुष पात्रों द्वारा किया जाता है, यानी कि पुरुष जो है वो महिला बन करके इसमें नृत्य करती हैं। इस ख्याल में संगत के लिए ढोल वादक, शहनाई वादक, ढोल व सारंगी वादक मुख्य सहयोगी होते हैं। इन ख्यालों की भाषा सरल होती है और सामाजिक व्यंग पर आधारित विषय चुने जाते हैं। कुचामनी ख्याल जो है इसमें ढोल वादक, शहनाई और ढोलक और सारंगी वादक मुख्य सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं और पुरुषों द्वारा महिलाओं के वस्त्र पहन करके महिलाओं के चरित्रों को चित्रण किया गया है, अभिनय किया जाता है। इनकी भाषा तो सरल होती है, सामाजिक व्यंग पर आधारित विषय ये चुनते हैं। इसके बाद आता है शेखावाटी ख्याल। कुचामनी ख्याल के जो प्रमुख जो कलाकार थे वो कौन बताए गए? लच्छीराम और उगम राज। कुचामन ख्याल के लच्छीराम और उगम राज। अब आता है शेखावाटी ख्याल। शेखावाटी ख्याल में चिड़ावा निवासी नानूराम इस शैली के प्रमुख खिलाड़ी रहे हैं। उनके स्वरचित ख्यालों में प्रमुख है हीर रांझा, हरिचंद्र भरतरी, जयदेव कलाली, ढोला मरवण और आलादेव। इस लोक नाट्य शैली की प्रमुख विशेषता इस प्रकार से है। प्रभावी पद संचालन, संप्रेषणीय शैली में भाषा और मुद्रा में गीत गायन, वाद्य में प्राय हारमोनियम, सारंगी, शहनाई, बांसुरी, नक्कारा और ढोलक का प्रयोग होता है। कौन कौन से वाद्य यंत्रों का शेखावाटी ख्याल में यूज होता है? हारमोनियम, सारंगी, शहनाई, बांसुरी, नक्कारा व ढोल का प्रयोग होता है। शेखावाटी इलाके में नानूराम के शिष्य दुलिया राणा के ख्याल बहुत लोकप्रिय हैं। गीत में संवाद उनके ख्यालों को साहित्यिक एवं रंगमंच के अनुरूप बनाते हैं। दुलिया राणा के परिवार के लोग ही इस ख्यालों में होने वाले व्यय को वहन करते हैं। शेखावाटी क्षेत्र के जो प्रमुख जो खिलाड़ी हैं वो नानूराम और उनके सिख हैं दुलिया राणा, जो कि इस ख्याल के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। और दुलिया राणा का परिवार जो है उनके लोग ही इस ख्याल में होने वाले जितना भी खर्च होता है उसको वहन करते हैं। इसके बाद आता है जयपुरी ख्याल। गुणी जनखाना के कलाकार जयपुरी ख्यालों में भाग लेते थे। गुणी जनखाना, इस ख्याल की प्रमुख निजी विशेषताएं हैं जो अन्य ख्यालों से इसको भिन्न करती हैं। स्त्री पात्रों की भूमिका का निर्वाह स्त्रियां भी करती हैं। स्त्रियों का जो भूमिका है, यानी कि स्त्रियों की जो ख्याल में जो भी भूमिका होती है वो स्त्रियां ही उसका निर्वाह करती हैं। इस ख्याल में नए प्रयोगों की अत्यधिक संभावना है। इसमें समाचार पत्रों, कविता, संगीत, नृत्य, गान, अभिनय का सुंदर समावेश यहाँ पे मिलता है। कुछ प्रमुख ख्याल है इस शैली के, जयपुर शैली के: जोगी जोगण, कान गुजरी, मियाँ बाबू, पठान, रसीली तंबोलन। हेला ख्याल दौसा, लालसोट और सवाई माधोपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकनाट्य है और इसके प्रमुख प्रमुख प्रेरक हैं वो शायर हेला हैं। इसमें बम के साथ ये शुरू होता है और नौबत इसके अंदर बजाया जाता है और इसकी प्रमुख विशेषता है वो है हेला देना, यानी कि हेला ख्याल में हेला देना प्रमुख विशेषता है। हेला देने का मतलब है जब किसी व्यक्ति को जब आवाज़ लगाते हैं तो किस तरीके से लंबी खींचते हुए आवाज़ लगाते हैं, उसको हेला देना कहते हैं। और ये जो हेला ख्याल है कहाँ का प्रसिद्ध है? दौसा, लालसोट, सवाई माधोपुर का।
और इसके प्रमुख प्रेरक कौन है? शायर हेला। क्या बजाया जाता है इसमें? तो बम के साथ शुरू होता है और साथ में नगाड़ा भी बजाया जाता है। उसके बाद है कन्हैया ख्याल। तो कन्हैया ख्याल में जो मुख्य कथा होती है उसको कहन कहते हैं और उसका जो मुख्य पात्र होता है उसको मेड़िया कहते हैं। और कन्हैया ख्याल करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर और दौसा का प्रसिद्ध लोकनाट्य है। प्रमुख पात्र मेड़िया और कथा को कहन कहते हैं। उसके बाद तुर्रा कलंगी ख्याल। तो मेवाड़ के शाह अली और तुक नगीर नामक संत, ये संत थे दो, शाह अली और तुक नगीर, इन्होंने तुर्रा कलंगी की रचना की। इनमें से जो तुक नगीर था उसने तो तुर्रा और शाह अली था वो कलंगी, इन दोनों के पक्षकार थे। यहाँ पे तुर्रा और कलंगी क्या है? तुर्रा तो शिव को माना गया और जो कलंगी है वो पार्वती को। शिव और पार्वती की भक्ति को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो काव्य रचना की गई उस काव्य रचना का नाम रखा गया दंगल। और जो संवाद होते हैं उनको कहा गया बोल। तो संवादों को तो बोल कहा गया, रचना को दंगल कहा गया। और सबसे पहली जो इसकी सबसे पहला ख्याल था उसको तुर्रा कलंगी का ख्याल कहा गया। और इस पर राजस्थानी शैली से ही इसका प्रदर्शन किया जाता है। और इसके अंदर मतलब इसके प्रदर्शन में जो वाद्य यंत्र का यूज होता है वो है चंग। इसका प्रमुख केंद्र जो है वो घोसुंडा, चित्तौड़, निम्बाहेड़ा, नीमच, मध्य प्रदेश। और सबसे प्रसिद्ध इनके जो सर्वश्रेष्ठ कलाकार है इस ख्याल के, तुर्रा कलंगी ख्याल के, वो हैं सोनी जयदाल, चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद ठाकुर, ओकार सिंह आदि। इसके बाद बात करते हैं हम गवरी की। तो गवरी जो है वो भीलों का लोक नाट्य है और इसके अंदर जो धार्मिक और पौराणिक कथाओं की झांकियां नृत्य के रूप में और नाटक के रूप में की जाती हैं। और इसके अंदर सारे के सारे जो है पुरुष भाग लेते हैं, महिलाएं इसमें भाग नहीं लेती हैं। और ये रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होती है, भादवा कृष्ण एकम से। भादवा कृष्ण एकम को खेड़ा देवी से भोपा गौरी मंचन की आज्ञा लेते हैं। कौन सी देवी से? खेड़ा देवी से। जो भोपे होते हैं वो गौरी मंचन की आज्ञा लेते हैं और फिर उसके बाद उन सब पात्र, जितने भी पात्र हैं उनके वस्त्र बनते हैं और पहनते हैं। और सारे के सारे पात्र हैं जो धोख देते हैं पहले देवी की, सारे देवी देवताओं की, 64 योगिन, 52 भैरू, इन सब का स्मरण करके फिर इस 1.25 महीने तक गौरी का मंचन करते हैं। गौरी कितने दिन तक चलती है? 1.25 महीने तक चलती है। इस अवधि में मांस, मदिरा, हरी सब्जी निषेध होती है। जिस गांव से गौरी का शुरुआत होती है पूरा खर्चा, उस गौरी का पूरा खर्चा वही गांव उठाता है। गौरी का जो मुख्य पात्र है वो बुढ़िया भस्मासुर का जप होता है। राया स्त्री के रूप में पार्वती और विष्णु की प्रतीक होती है। जो पार्वती और विष्णु का प्रतीक जो है वो होता है राया। झामट्या लोक भाषा में कविता पाठ करता है। झामट्या जो कविता पाठ करता है उसको झामट्या कहते हैं। और जो उसको दोहराता है, मतलब पहले आगे आगे एक पाठ करता है उसको तो झामट्या, और जो पीछे पीछे बोलता है उसको खड़किया कहते हैं। बुढ़िया खड़किया के संवाद में पूरक बनाते हैं। और अन्य पात्र जो भी लोग होते हैं उन सबको खेला कहते हैं। और इसमें गणपति किस किस का नाटक करते हैं? तो गणपति, भमरिया, भेयावड़, मीणा, कानगुजरी, खेड़ी, जोगी, खाड़लिया भूत, लाखा बंजारा, नटड़ी और माता और शेर, इन सब के। इसके बाद बात करते हैं हम रम्मत की। तो होली के अवसर पर रम्मत जो है वो होली के अवसर पर किए जाने वाला लोक नाट्य है। और ये कहाँ का प्रमुख है? ये है जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, इन सब जगहों का प्रसिद्ध है। इसके अलावा सुप्रसिद्ध लोक नाट्यों और महापुरुषों पर मंचित काव्यों की रचना की जाती है। काव्यित जो रचना है उनका मंचन किया जाता है। और इसके प्रमुख जो प्रसिद्ध रचयिता है वो कौन है? मनीराम व्यास, तुलसीराम, फागू महाराज, सुआ महाराज, तेज कवि जैसलमेरी, ये सभी इस प्रमुख रम्मत जो है उसके प्रमुख रचयिता हैं। तेज कवि जैसलमेरी ने रम्मत का अखाड़ा श्री कृष्ण कंपनी के नाम से चालू किया था और सन 1943 में उन्होंने स्वतंत्र बावनी की रचना की और महात्मा गांधी को भेंट की थी। तो यहाँ पर भी देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्वतंत्र बावनी की रचना किसने की? तो ये की थी तेज कवि जैसलमेरी ने। और यूँ भी आ सकता है कि महात्मा गांधी को भेंट की गई पुस्तक का नाम क्या था जो तेज कवि जैसलमेरी द्वारा रचित थी? तो उसका नाम था स्वतंत्र बावनी। 1943 में इसको रचना की गई थी। रम्मत में सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता है उसकी साहित्यिकता। इस व्यावसायिकता के युग में रम्मत आज भी सामुदायिक लोक नृत्य के रूप लिए हुए हैं। रम्मत की मूल ऊर्जा टेरिये होते हैं। टेरिये जो पीछे पीछे बोलते हैं वो।
रम्मत का मंचन योजना का मंच योजना खुले मोहल्ला या मंडी में होती है। बड़े बड़े लकड़ी के पट्टों पर राजा रानी के बैठने के लिए छतरीनुमा सिंहासन बनाए जाते हैं। मुख्य मंच के चारों ओर दर्शक बैठते हैं और ऊंचे मंच पर वादक नगाड़ा, ढोल, झांझ, चिमटा, तंदूरा, ढोलक, हारमोनियम आदि लेकर के एक कोने में बैठ जाते हैं और टेरिये के बोल के साथ पात्र नाचते हुए अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। बीकानेर की रम्मतों में आचार्य की चौक की अमर सिंह राठौड़ की रम्मत, बीसा के चौक की चौबेल नौटंकी की रम्मत, कीकाणी व्यास के चौक की जमुनादास जी के रम्मत, ये सब प्रसिद्ध है। अमर सिंह राठौड़ की रम्मत सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके बाद आता है तमाशा। तमाशा क्या होता है देखिए। तमाशा जो है वो जयपुर का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। यह महाराजा प्रताप सिंह के काल में शुरू हुआ। भट्ट परिवार परंपरागत रूप से आज भी तमाशा का लोक मंचन करते हैं। फूलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट और वासुदेव भट्ट इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। गोपीचंद, हीरा रांझा मुख्य तमाशे हैं। तमाशा के अंदर सबसे प्रमुख किस किस के तमाशे होते हैं? गोपीचंद के और हीरा रांझा के। तमाशा का जो आयोजन है वो खुले मंच पर होता है, उसको क्या बोलते हैं? अखाड़ा बोलते हैं। और इसके अंदर नृत्य भी होता है, संगीत भी होता है और गायन भी होता है। तीनों ही इस तमाशे की प्रधानता है। तो सबसे प्रसिद्ध लोक नाट्य है कहाँ का? तमाशा, जयपुर का। ये कहाँ कब से शुरू हुआ? महाराजा प्रताप सिंह के काल से शुरू हुआ और भट्ट परिवार जो है उसका मंचन करता है। तमाशा का मंचन कौन करता है? भट्ट परिवार करता है, जिसमें फूलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट व वासुदेव भट्ट इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं अभी तक। और गोपीचंद और हीर रांझा ये प्रमुख तमाशे हैं और जिस जगह पर तमाशा होता है उसको अखाड़ा कहते हैं। संगीत, नृत्य और गायन इसकी प्रमुख प्रधानता है। इसके बाद बात करेंगे स्वांग। लोक नाट्यों में स्वांग की भी एक परंपरा है। स्वांग का अर्थ होता है किसी विशेष ऐतिहासिक, पौराणिक, लोक प्रसिद्ध या समाज में प्रसिद्ध चरित्र, देवी देवताओं की तरह मेकअप करना और वेशभूषा धारण करना। स्वांग गांव में अधिक प्रचलित है, जिसके कलाकार बहरूपे कहलाते हैं। देखे होंगे आपने, बहरूपे होते हैं वो अलग अलग या तो किसी देवता का या फिर किसी का अलग अलग रूप धर करके आते हैं, वो स्वांग होते हैं। यह प्राय विलुप्त प्राय कला है, जिसका नामी कलाकार है केलवा का परशुराम। केलवा का परशुराम। इसके प्रसिद्ध कलाकार जानकीलाल भांड भीलवाड़ा से हैं। भारत उत्सवों में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया है। देखिए, दूल्हे की बारात जब लड़की के घर चली जाती है तो पीछे से वर पक्ष की महिलाओं द्वारा वर वधू की नकल के रूप में जो स्वांग प्रदर्शित किया जाता है उसे टूंट या टूंट की खोड़िया निकालना कहते हैं, जिसमें एक महिला वर और दूसरी महिला वधू बनती है और उनका नकली विवाह कराया जाता है। और इसका एकमात्र उद्देश्य असली वर वधू के आदि व्याधि से मुक्त रखने की मनोकामना होती है। यानी कि जब बारात चली जाती है उसके बाद जो महिलाएं बचती हैं लड़के के पक्ष वाली, वो महिलाएं वर वधू का रूप धारण करके, मतलब वर वधू बन करके नकली विवाह करते हैं, वो स्वांग रचती हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको हमारे तो खोड़िया कहते हैं, बाकी टूटिया भी कहते हैं और टूटकी भी कहते हैं। तो आपके यहाँ पे उसको क्या कहते हैं कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट चलते हैं लीला नाट्य। राजस्थानी नाटकों में लीला नाट्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। रामलीला, रासलीला के अतिरिक्त लीलाओं के कुछ और भी रूप प्रचलित हैं, जैसे कि रावलों की लीला, समया, गौरी, सनकादिकों की लीलाएं, गरासियों के गौर लीलाएं, रामलीला और कृष्ण लीला। रास लीलाओं में कृष्ण की बाल्यावस्था और किशोर अवस्था की लीलाओं का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। फुलेरा, जयपुर, असलपुर, हरदोना, गुंडा आदि में रास लीला के अनेक मंडलियां रामलीला का मुख्य प्रयोजन भगवान रामलीला तो जो है वो भगवान राम के जीवन चरित्र को प्रस्तुत करती हैं और कृष्ण लीला और रास लीला जो है वो कृष्ण भगवान के बचपन के और युवा अवस्था के विभिन्न प्रकार के चित्रणों को चित्रित करती है, जीवन को चित्रित करती है। भरतपुर, पाटुदा और बिसाऊ की अपनी अलग पहचान है। राम जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण समयों को इस नाट्य शैली में प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें नृत्य, गीत और विभिन्न वाद्यों का प्रयोग किया जाता है। गौर का आयोजन गरासियों द्वारा वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को बख्योर की गणगौर के नाम से किया जाता है, जिसमें लकड़ी की गौर
और हसर को ग्रासीय स्त्रियां अपने सिर पर रख करके नृत्य करती हैं, जिसके बीच में पुरुष मुखौटा लगा करके तलवारबाजी का प्रदर्शन करते हैं। ये होती है गौर। गौर का आयोजन कौन करता है? ग्रासीय जनजातियों द्वारा किया जाता है और इसको वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को किया जाता है और बख्योर की गणगौर कहते हैं इसको। सनकादिकों की लीलाएं राजस्थान में अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। इन लीलाओं के प्रमुख अखाड़े गोसुंडा और बस्सी में हैं। गोसुंडा में राधा कृष्ण के युगल स्वरूप रसादी लीलाओं का आयोजन किया जाता है। अवतारों के चेहरे विभिन्न प्रकार के मुखौटे धारण किए रहते हैं और बस्सी में ब्रह्मा, गणेश, कालिका, हिरण्यकश्यप, नरसिंह अवतार आदि की झांकियां भी प्रदर्शित की जाती हैं। इसके बाद बात करेंगे नौटंकी की। नौटंकी देखिए, धौलपुर, करौली, अलवर, गंगापुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, यहाँ पर नौटंकी का खेल प्रचलित है। नौटंकी के नाटकों में रूप बसंत, नकाबपोश, सत्यवादी हरिश्चंद्र, राजा भर्तहरि आदि के नाटक प्रसिद्ध हैं और प्राय विवाह, सामाजिक समारोह, मेलों और लोक उत्सवों के मौके पर इन नौटंकियों का आयोजन किया जाता है। तो नौटंकी तो मोस्टली पूर्वी राजस्थान की बात करें तो इसमें धौलपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, गंगापुर और सवाई माधोपुर यहाँ की प्रचलित है। उसके बाद चार बैत टोंक का प्रसिद्ध लोकनाट्य है। चार बैत कहाँ का प्रसिद्ध लोकनाट्य है? टोंक का। यह संगीत दंगल के रूप में खेला जाता है, जिसका प्रारंभ टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के शासनकाल में करीम खां निहंग द्वारा किया गया। सबसे पहले टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के शासनकाल में करीम खां निहंग द्वारा किया गया था। यह लोकनाट्य गायक डफ बजाता हुआ घुटनों के बल खड़े होकर के गाकर अपनी बात को कहता है चार बैत में। और इसी के साथ ही ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।